नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद कई शहरों में हिंसा भड़क गई है और वहां के बड़े बड़े अखबारों के ऑफिसेस को आग के हवाले कर दिया गया है। अब देखिए कि पत्रकारों पर भी हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से चुनावों से पहले और अशांति की आशंका जो है वो बढ़ गई है। इनकलाब मंच के प्रवक्ता और आम चुनावों में उम्मीदवार बनने को तैयार हादी को 12 दिसंबर को ढाका में अपना चुनाव अभियान शुरू करते समय नकाबपोश हमलावरों ने सिर पर गोली मार दी थी और इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां लाइफ सपोर्ट पर 6 दिन बिताने के बाद उनकी मौत हो गई। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भीड़ को देश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम अलो और साथ ही डेली स्टार के ऑफिस में तोड़फोड़ करते और उसे आग के हवाले करते हुए देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के कवरान बाजार में डेली स्टार के कार्यालय पर हमले के बाद कम से कम 25 पत्रकारों को ऑफिस से बाहर निकाला गया। और आपको यह बता दें कि देखिए गुस्साई हुई जो भीड़ है वो आधी रात करीब 12 बजे यहां पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे यहां पर देखिए बांग्लादेश एक बार फिर से जल उठा है। आपको दिखाएं कि एक बार फिर से देखिए बांग्लादेश जल उठा है। बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। और क्यों हो रही है हिंसा? उस्मान हादी की मौत के बाद कई शहरों में यह हिंसा। उस्मान हादी जो कि चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा था और मीडिया ऑफिस में आग लगा दी गई। मीडिया ऑफिसर्स को आग के हवाले कर दिया गया। पत्रकारों पर कहर बरपाए जा रहे हैं। और देखिए चुनाव से पहले ये एक अशांति का माहौल बांग्लादेश के अंदर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर आशंका जताई जा रही है कि चुनाव नहीं होने दिया जाना चाहते हैं कुछ लोग और यही वजह है कि इस तरह की हिंसा। और देखिए कौन था उस्मान हादी, ये भी आपको हम बता दें। हादी इनकलाब मंच के तौर पर एक प्रमुख चेहरा, चुनावी मैदान में उम्मीदवार इनकलाब पार्टी के तरफ से, तो हादी इनकलाब मंच का प्रमुख चेहरा था उस्मान हादी, जिसकी मौत के बाद इस तरह का तांडव बांग्लादेश के अंदर में। अब देखिए इनकलाब मंच संगठन के प्रवक्ता के तौर पर भी हादी जो है वो कई मीडिया के सामने बैठता और बातें रखता था। और आपको यह भी बताएं उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी था और जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, शेख हसीना की सरकार गिरी, उन्हें वहां से भागना पड़ा। उस्मान हादी वही शख्स है जिसने जेनजीज को, जिसने वहां के युवाओं को भड़काने का काम किया था। और देखिए जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान चर्चा में आया था उस्मान हादी का नाम। और एक बार फिर से उस्मान हादी की मौत पर देखिए बांग्लादेश के अंदर में किस तरह से हिंसा भड़क उठी है। चारों तरफ आग ही आग जो है वो दिखाई दे रहा है। और जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान चर्चा में आया उस्मान हादी, जिसकी मौत हो गई सिंगापुर में इलाज के दौरान। अब किसने हत्या की, ये सब कुछ जांच का विषय। अब इसके पीछे कोई नहीं जा रहा, लेकिन बांग्लादेश में एक बार फिर से देखिए कट्टरता फैल रही है, आग के हवाले किया जा रहा है। अभी तक स्थिरता वापस नहीं लौटी थी और लौटने की संभावना फरवरी में चुनाव के बाद दिख रही थी, लेकिन अब तो वो भी संभव नहीं दिख रहा। और कौन था उस्मान हादी, इसके जो इसमें बता दें, शेख हसीना की सत्ता को उसने चुनौती दी थी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि किस तरह से। और देखिए उस्मान हादी का जो जन्म है वो बांग्लादेश के झलकाठी जिले में हुआ था। झलकाठी जिले में उस्मान हादी का जन्म हुआ था और किस तरह से उसकी मौत पर यह पूरा हंगामा मचा है। जांच बहुत दूर की बात, लेकिन अभी सब कुछ बांग्लादेश में जल रहा है। ढाका में देखिए किस तरह से ऑफिस यानी मीडिया के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। पिता एक मदरसा में शिक्षक थे। आप समझिए भारत में जो मदरसे हैं उसमें किस तरह की शिक्षा दी जाती है। उस्मान हादी को किस तरह की शिक्षा उसी मदरसे में दी गई होगी जहां पर उसके पिता जो है एक शिक्षक थे। अब आप इस बात से समझिए कि वो कट्टरपंथी सोच उसको परिवार से ही यहां पर मिला है। अब ऐसे में इनकलाब मंच को लेकर के बांग्लादेश की जो राजनीति है वो लगातार विवाद में है। कई बार इसे कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ करके देखा गया।
हादी के भारत विरोधी रुख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कुछ समय पहले ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा तैयार किया था और इस नक्शे को लेकर के सबसे बड़ा विवाद यह था कि इसमें भारत के कुछ हिस्सों को भी बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। अब ऐसे में समझिए बांग्लादेश में फिर हिंसा, आग में झुलसा बांग्लादेश। और देखिए आग में जो झुलसने वाले हैं या मौत का जो आंकड़ा है वो किस तरह से बढ़ता भी चला जा रहा है। और इससे में मीडिया, दफ्तरों, इन सब को आग के हवाले, सड़कों पर दंगा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादी को गोली मारी गई थी, किसने मारा ये जांच का विषय होना चाहिए, कानून का विषय होना चाहिए, लेकिन यहां सब अपने कानून को हाथ में लेकर के हैं। और चलिए सीधे हम रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। एक बड़ा पैनल इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट है। और रिटायर्ड कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी कुछ देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब आपके पास आते हुए इस बात को, चुनाव से पहले ये हिंसा का होना बांग्लादेश की परिस्थिति क्या बता रहा है, किस दिशा में बांग्लादेश जा रहा है, और साथ ही साथ क्या आने वाले दिनों में चुनाव की अब संभावना आपको दिखाई दे रही है? जय हिंद किरण जी। जय। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। बांग्लादेश में ये जो हिंसा हो रही है ये नई बात नहीं है। पिछले साल 5 अगस्त के दिन जब तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद से लगातार बांग्लादेश में हिंसा होती आई है। और हिंसा के पीछे की मानसिकता एक ही है, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। ये जो गतिविधियां वहां हो रही हैं, चाहे ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा रिलीज होना, चाहे मोहम्मद यूनिस का चीन जाके शी जिनपिंग को कहना कि चीन को आके 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में निवेश करना चाहिए, या मोहम्मद यूनिस का पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल शमशाद बेग को एक नक्शा प्रस्तुत करना जो ग्रेटर बांग्लादेश का हो और जिसमें भारत की 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हों। ये सारी चीजों में एक लिंक है और लिंक 2 बयानों से साफ होगा। पहला बयान है इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने बयान दिया जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। और अगले ही महीने 4 अगस्त को इसी साल लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी जो कि पाकिस्तानी सेना के DGISPR है, उन्होंने बयान दिया वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि हम पूर्व से शुरू करेंगे। उनका मतलब था पाकिस्तान का अगला युद्ध जो भारत पे होगा वो पूर्व से बांग्लादेश से शुरू होगा। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं ये एक बात साफ जाहिर कर रही हैं कि भारत को अब 3.5 फ्रंट लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। बेशक बांग्लादेश सैनिक तौर पर मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन हमें सैनिक तैयारी करनी होगी, सैनिक प्लानिंग करनी होगी। पिछले साल 5 अगस्त तक भारत कभी भूटान या बांग्लादेश के खिलाफ कोई सैनिक प्लानिंग नहीं करता था क्योंकि हमारे 2 ही चुनौतियां थी, चीन और पाकिस्तान। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और आधा फ्रंट हमें पता है अपने अंदर के कुछ लोग हैं जो भारत विरोधी हैं। तो ये जो 3.5 फ्रंट की बात है, जो बांग्लादेश में बयान आ रहे हैं, जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, चाहे हमने देखा कल किस तरह से भारत के दूतावास पे भी हमला करने की कोशिश की, ये सारा एक गंभीर मामला है और हमें इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ कर्नल एसके मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। एसके मलिक सर आपके पास यहाँ पर जिसका जिक्र देखिए सोढ़ी साहब ने किया कि 3.5, अब तक तो हम 2.5 मोर्चे पर जो है वो लड़ाई लड़ने की बात करते थे, अब तो ये 3.5 तक पहुंच गया है। क्या अब बांग्लादेश भी हमारे लिए एक उसी तरह का दुश्मन है जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, और देश के अंदर में जो आपके तकरीबन आधा लोग ऐसे लोग होंगे जो भारत के खिलाफ लड़ते हैं, क्या अब उसमें बांग्लादेश भी जो है एंटर कर चुका है? इसी के साथ अब तक हम मैच्योर कंट्री के तौर पर मैच्योरिटी के साथ बांग्लादेश की हर चीज को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हमें एक लेवल और आगे बढ़ना पड़ेगा। किरण जी नमस्कार और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर। किरण जी, जो ये बांग्लादेश बॉर्डर है ना, ये मैं अगर आपको इस बात के साथ शुरू कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक ज्वालामुखी है जो फटेगा, जरूर फटेगा। कारण ये है कि वहां पे 2 है, जैसे सोढ़ी साहब ने कहा, 2 ही मेन कारण हैं। और तीसरा कारण है पाकिस्तान के साथ उसका नया जुड़ाव। क्योंकि पाकिस्तान के, ये बात सही है, पूरी पाकिस्तान हुआ था जो अलग हुआ है, और पाकिस्तान को ये टीस आज तक है, 71 की टीस कभी भूलेगा नहीं और भूलेगा भी नहीं। क्योंकि हाँ जी,
सबसे पहले तो फेनेटिज्म वहां पे है कि वहां पे जो हिंदू विरोध चलता है, वहां के लोग विरोध करते हैं, वहां की जो जो गवर्नमेंट है उसको कर्ब करने के, कंट्रोल करने के वहां पे कोई एक्शन होता ही नहीं है। वहां पे वैसे से अत्याचार हमारे सामने, मीडिया के सामने पिछले 1-1.5 साल में आए हैं कि जो सच में अनहर्ड थे, जिनकी जी। कल्पना नहीं की जाती थी। दूसरी बात यह है कि वहां की जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो कोई पॉलिटिकल है ही नहीं वहां पे। किसी देश की पॉलिटिकली स्टेबिलिटी गवर्नमेंट उस देश के स्टेबिलिटी लाती है, हम्म। इकोनॉमिक्स की ग्रोथ लाती है और अपने देशों से संबंध बनाती है। हम्म। विदेश मामलों के जानकारों का ये मानना अच्छी तरह से है और हम भी इस बात को सहमत होते हैं कि देखिए, जब किसी भी गवर्नमेंट में जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी, उस देश का चहुमुखी विकास भी होगा, उस देश के दोस्त भी बनेंगे और वो अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध रखेगा। बांग्लादेश में ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे फैक्टर्स नेगेटिव है। दूसरी बात, वहां पे बैठाया गया है कि स्टूज को, वहां पे सीआईए ने अपने एक स्टूज बैठाया हुआ है, जो कि कभी वो अमेरिका के लिए काम करता था, डीप स्टेट का पार्ट था, आज भी वो डीप स्टेट का पार्ट है, भले ही वो वहां पे वो गवर्नमेंट को इस टाइम हेड कर रहा हो। कारण ये है कि मैडम देखिए, भारत को चारों तरफ से घेरने की जो तैयारी चल रही है ना, हमें इसको समझना होगा। आज से नहीं, पिछले 50-60 साल से डीओ गार्गाशो अपना अमेरिका में उसमें बेस बनाए हुए हैं। उनका क्या उसमें इंटरेस्ट है, ये हम हम्म। सब जानते हैं। हम्म। अभी उनको अमेरिका में उसको बांग्लादेश में भी बेस चाहिए, श्रीलंका में भी बेस चाहिए, नेपाल में भी बेस चाहिए। इन सब चीजों का मतलब हम कंक्लूड निकालते हैं तो एक तरह कन्वर्ज होता है कि भारत की जो ग्रोथ है, इन सबको ये लगता है कि भारत तुम्हारे लिए एक सच में एक महाशक्ति बनकर उभरेगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। हम्म। दूसरी बात यह है कि एक भारत जो फॉल्ट लाइंस है, वो फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि डायरेक्ट युद्ध में वो हमसे शायद कभी जीत नहीं पाएगा, चाहे वो कितनी भी एटम बम चला ले। उन एटम बम का कोई नहीं, पहली बात तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ बैलेंस आउट करने के लिए होते हैं। लेकिन वो चाहता है कि भारत का जो शक्ति है उसको डिवाइड करो, उसको दो फ्रंट पे लाइए, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जमा चाइना को छोड़ दे, मतलब वो भी एक फ्रंट है। हम्म। तो पाकिस्तान का ये मानना है कि बजाय भारत को डायरेक्ट वेस्टर्न फ्रंट से एंगेज करने के बजाय उसको ईस्टर्न फ्रंट से भी एंगेज किया जाए। यही कारण है कि पाकिस्तान के कभी वहां पे आर्मी चीफ जाते हैं, कभी उनके मिनिस्टर्स जाते हैं, उनसे गलबैयां आजकल ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। इन गलबैयों का रिजल्ट ये हो रहा है जी। कि वो भारत को दो तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के लेवल पर। हम्म। मैं वर्ल्ड लेवल पर नहीं कर रहा, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए मैम, भारत अमेरिका संबंध को जो चल रहे हैं पिछले 6 महीने से, इनमें जो अचानक बदलाव आया है, इसके बड़े रीजन है हम्म। और बड़े गहरे रीजन है। श्रीलंका में अशांति, नेपाल में अशांति, भारत के साइड में बांग्लादेश में गवर्नमेंट ही बदल दी गई। इसके साथ साथ ये हो रहा है कि हिंद महासागर में एक्टिविटी, हिंद महासागर के अंदर चीन का आधिपत्य बनने की कोशिश। तो पूरी कहानी ये है कि भारत जो एक आर्थिक उभरती शक्ति है, इसको दबाना है, इसको आगे नहीं खिलने देना है। और इसके कारण ये है कि ये दे हैव बीन एडवाइज्ड देयर बाय मिलिट्री थिंक टैंकर्स, एंड इवन मैं कहूंगा कि अमेरिका का भी इसमें हाथ है। मैं आई डोंट शाई अवे। बिल्कुल, अमेरिका को छोड़, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ही शेयर पे कुछ कर सकता है और कहीं ना कहीं प्लानिंग हो सकती है। बिल्कुल मलिक साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, जिस बात का जिक्र मलिक साहब ने यहाँ पर किया और कहा कि इसमें कितने देशों का हाथ है और चौतरफा अगर भारत इस तरह से घिर रहा है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, वहां पर अगर क्या बोलते हैं हिंसा हो रही है, अब भारत को खींच दे रहे, नारे लग रहे हैं वहां पर भारत के अगेंस्ट में नकारात्मक तौर पर, वहां के उच्चायुक्त को बुलाने की बात हो रही है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि भारत के जो उच्चायुक्त है वहां पर जो है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसी तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है। क्या आप ये कहें कि भारत को किसी और तरीके से जो है इन सबको हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी और चैलेंज बहुत बड़ा है? देखिए किरण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश की टेरिटरी से भी भारत के विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशें रची जा रही और उन साजिशों में बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, जो अतिवादी आतंक परस्त वहाँ की जो नेता हैं, जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके के, जो कि ऐसे रेडिकल जो इस्लामिस्ट पार्टीज को लीड करते हैं, उनका, और जाहिर है कि पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान का के डीप स्टेट के द्वारा इन कट्टरपंथियों को लगातार सह देने का भी जो काम है वो किया जा रहा है। और शेख हसीना की सरकार को जो पिछले वर्ष 5 अगस्त को जो अपदस्थ किया गया, जाहिर है कि उसके पीछे कट्टरपंथियों की साजिश थी पाकिस्तान के, और जाहिर है कि अमेरिका के भी डीप स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी की वजह से बांग्लादेश में ये अस्थिरता की स्थिति है। ये जो उस्मान हादी नामक ये जो शख्स है जिसकी हत्या की गई है,
वो जाहिर है कि वो कट्टरपंथियों का ही एक के गुट में ही एक लीडरशिप के रोल में रहा है। और वो एक इनकलाबो मंच नामक एक संगठन का स्पोक्स पर्सन भी था। लेकिन उसकी जो हत्या है वो किस तरीके से हुई, जाहिर है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। लेकिन उस साजिश के ऊपर ज्यादा तहकीकात न करते हुए जिस तरीके से सारा जो आरोप है वो भारत के ऊपर मरने की जो वहां पर कोशिशें की गई, साजिशें की गई, और भारत के हाई कमीशन को थ्रेट दिए जा रहे हैं, हमारे हाई कमिश्नर हो या हमारे ढाका में स्थित जो हमारे हाई कमीशन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी हों, सभी की सुरक्षा के लिए खतरे वो पैदा किए जा रहे हैं। उसको लेकर के भारत की सरकार ने बहुत ही कड़े तरीके से और बहुत सख्त तरीके से इस बात को बताया भी है। और हाई कमिश्नर जो अब बांग्लादेश के नई दिल्ली में, उनको समन भी किया गया था और उन्हें गहरी चिंता भी व्यक्त की गई कि जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो हमारे हाई कमीशन की जो सुरक्षा है उसको इंश्योर करे, और जो बांग्लादेश की जो डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो लगातार बिगड़ते हुए यहाँ सुरक्षा संबंधी हालात है, उसके ऊपर लगाम लगाए। लेकिन किरण जी, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये जो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की है, इसकी जो मंशा है वो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर शंकाएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं। ये जो कट्टरपंथियों के द्वारा ही बैठाई गई सरकार थी, इस हिंसा इत्यादि का जो प्रिटेक्स्ट लेकर के ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो आने वाले इलेक्शंस को टालने का भी काम कर सकती है। वो इस आधार पर के कि अब तो यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, अब लगातार जो है स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, तो ऐसे में हम कैसे इलेक्शंस करा सकते हैं। इस बहाने से वो इलेक्शंस को और अधिक फर्दर डिले कर सकते हैं, एक आध 2 साल और सत्ता में रह लें और गैर निर्वाचित, और या फिर ये भी कहें संजीव सर कि भारत पे प्रेशर देना कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, शेख हसीना को आपने अपने आप पनाह देख रखी है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये भी एक प्रेशर भारत के ऊपर देने की कोशिश हो सकती है। एक बात मैं किरण जी कहना चाहता हूं कि भारत का पूरे साउथ एशिया के छोटे राष्ट्रों में एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है, बहुत ही गहरा इंपैक्ट है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अन्य हो, सभी जगह भारत का जो कि बहुत ही बड़ा प्रेजेंस है, उसकी वजह से जो बांग्लादेश के अनेकों जो राजनीतिक दल हैं वो उन चुनावों में भारत को एक मुद्दा बनाते हैं, भारत के विरोध में जाकर के वो अपनी पॉस्चरिंग करते हैं और अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए वो भारत का इस्तेमाल करते हैं। भारत और बांग्लादेश की जो जेनेसिस है, जो इतिहास है, जाहिर है कि और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो अटूट है, वो अटल है, उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन भारत के खिलाफ पॉस्चरिंग करना और साजिश करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जो है ये बांग्लादेश में भी कई लीडरशिप करती है, वहां की जो कट्टरपंथी करते हैं। नेपाल में भी ऐसे ही लीडरशिप है और इसी तरीके से मालदीव में भी देखा गया था कि इंडिया आउट कैंपेन चला करके वो इलेक्शन जीत गए थे। अब इलेक्शन जीतने के बाद आप देखिए तो इससे संबंध बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये जो भारत का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक पर्पजेस के लिए किया जाता है, उसका रीजन बहुत स्पष्ट है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत का जो प्रेजेंस है साउथ एशिया में, बिल्कुल देखिए भारत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लेकिन अब तो मीडिया पे ये हमला हो रहा है। हम जो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से मीडिया हाउस को पूरी तरह से जला दिया गया है, तोड़फोड़ मचाई गई है और वहां से 25 पत्रकारों को जो है सुरक्षित निकाला गया है। अब समझिए अगर वो तत्काल तुरंत से कार्रवाई नहीं की जाती तो 25 पत्रकारों की मौत हो जाती। ऐसी स्थिति है फिलहाल बांग्लादेश के अंदर में, हर कोई डरा सहमा है। मैं चाहूंगी कर्नल जे सोढ़ी साहब, क्योंकि हम देखते हैं तकरीबन 4000 से ज्यादा का जो एरिया है वो पूरी तरह बांग्लादेश से भारत का जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा यानी नॉर्थ ईस्ट। अभी कुछ दिन पहले हमने एनसीपी एक नेता का बयान सुना था कि हम नॉर्थ ईस्ट को भी अपने इसमें मिला लेंगे, हम जम्मू कश्मीर को भी मिला लेंगे। और मीडिया पे इस तरह से हमला करना, ये तमाम चीजें क्या बताती है और वो बॉर्डर एरिया को सुरक्षित कैसे करना चाहिए? किरण जी, मैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब पहले दूंगा। जहां तक ये बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश के साथ, इसे हम लगातार इसे सुरक्षित कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही मीडिया में काफी रिपोर्ट्स थी कि भारतीय सेना ने डुबरी में एक कैंटोनमेंट बनाया है जहां पे पैरा कमांडो की बटालियन को तैनात किया गया है। हमारी सैनिक गतिविधियां सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा एक क्रूशल इलाका है, सिर्फ वो 22 किलोमीटर चौड़ाई है, तो उस पे हमारी जो पूरी गतिविधियां हैं, हमारी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न के पहले भाग पे। ये जो मीडिया पे हमला होता है, मीडिया पे हमला वही शासन करती है जो लोग मीडिया से डरते हैं। जिस देश की मीडिया सच्ची रिपोर्टिंग करती है और अगर उस देश की हुकूमत को डर लगता है कि ये मीडिया वाले हमारी पोल खोल देंगे, तब मीडिया पे हमला होता है। जैसे अभी आपने सही बताया कि 25 पत्रकारों की जान वहां मुश्किल से बचाई गई।
बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त के बाद आए गए दिन वहां पे पत्रकारों पे हमला हो रहा है। जिस तरह से अभी कल ही बांग्लादेश के 2 बड़े मीडिया हाउसेस पे हमला हुआ, क्योंकि वो थोड़ी सच्ची खबरें छाप रहे थे, पूरी तो नहीं, थोड़ी सच्ची खबरें छाप रहे थे। यूनिस सरकार को एक भी सच्ची खबर नहीं चाहिए बांग्लादेश में, क्योंकि अगर एक भी सच्ची खबर आएगी तो उसकी जो स्थिति है वो डगमगा जाती, क्योंकि आज बांग्लादेश में इतनी चुनौतियां पैदा हो रखी हैं। बल्कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शेख हसीना के 15 साल के राज में बांग्लादेश ने इतनी तरक्की की कि 2020 में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी हो गई थी। बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत की पर कैपिटा जीडीपी से अच्छी हो गई थी। लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ पिछले साल अगस्त में, तब से बांग्लादेश की आर्थिक हालत, सुरक्षा की नजर से, कूटनीतिक नजर से, कोई भी हम नजरिए से देखें, बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यही चीज मोहम्मद यूनिस चाहता नहीं है कि उसकी आवाम को सच्चाई पता चले। तो ये पत्रकारों पे हमला तो एक कायराना हरकत है। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वो कभी पत्रकार के साथ ना बदसलूकी करता है, ना पत्रकारों पे हमला करता है। जी एसके मलिक साहब, सर इस चीज़ पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब आए सत्ता पे, शेख हसीना उस वक्त भी जो है उनका तख्ता पलट हो चुका था। उनको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, मोहम्मद यूनुस से उनकी बनती नहीं है, ऐसे कई सारे विवाद पहले रह चुके हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में और ऐसी परिस्थिति में कुछ ना कहना अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का, तो ये अपने आप में बताता है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ नहीं कहेंगे? किरण जी, खेल बड़ा है और बहुत ऊंचे लेवल का है, और इस खेल में मोहरे बनते हैं छोटे छोटे राष्ट्र। वो बनते हैं टूल्स, उनके थ्रू गंदे डर्टी जॉब्स कराई जाती है। उनको एज ए, मतलब नेशन को, छोटे छोटे कंट्रीज को एज ए प्रॉक्सी यूज करते हैं बड़े नेशंस अपने फायदे के लिए। चलिए, लंबा टॉपिक तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं इसको छोट में करता हूं जी। देखिए मैम, हमने भी अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। 71 में किसने रोका था कि हम अपने चिकन को नेक रहने दें? किसने रोका था मैम? हमने अपने उस, जब सरकार साथ थी, मुक्ति वाहिनी साथ थी, पूरा बांग्लादेश हमारे हाथ में था, हमारी फितरत में नहीं कि हम किसी देश पर कब्जा करके अपना नाम देते। कम से कम अपनी पोस्चरिंग, मिलिट्री पोस्चरिंग और फ्यूचर को सोचते हुए तो अपनी ज्योग्राफिकल को तो ठीक कर सकते हैं। और ये बात गिव एंड टेक की होती है। बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहां हम अपने आप को पोस्चरिंग ठीक कर सकते थे, हमने नहीं किया। 93,000 उनको 3 साल का राशन पानी खिला के उनको गिफ्ट में दे दिया, वापस दे दिया। हमने ऐसा अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखने में और उसको समझने में शायद उस टाइम हमने गलती की। ये आज में फील होता है क्योंकि हम उस टाइम नहीं थे। अब आता हूं मैम इस पे। देखिए, ये जो अमेरिकन डीप स्टेट है, ये डीप स्टेट हर उस देश को डिस्टेबलाइज करेगा जो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। मैं फिर आ जाता हूं, जैसा कि मैं पहले अपने पार्ट में बोला था। आप ये देखिए कि इंडिया के खिलाफ यूएस क्या उसके क्या एक्शंस रहे पिछले मार्च तक। तो हम गुड बॉय थे, मार्च के बाद अचानक बैड बॉय हो गए। कारण ये है कि हम उसके इकोनॉमिक डिक्टेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उसके मिलिट्री डिक्टेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उसकी मनमानी हरकतें नहीं मान रहे हैं। जो उसको वो हरकतें हैं, उसकी वो एक्शन नहीं है। एक रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज के देश ये हरकतें नहीं है। वो प्रॉब्लम है, उसको आ रही है। असली में बताता हूं, अपने डोमिनेंस के हिलने की। कहते हैं ना, राज सिंहासन जब हिलता है तो बहुत कुछ होता है। कारण यह है कि अमेरिका को अपनी पोजीशन हिलती हुई नजर आ रही, और ये ओवरनाइट नहीं हिला करती। जैसे ही डॉलर कमजोर होगा, डी डॉलरेशन की रफ्तार पकड़ेगी, लोग अपनी लोकल करेंसीज में करना पड़ेंगे। अमेरिका को लग रहा है कि तुम्हारे डॉलर को पूछने वाले घट जाएंगे, और उसी से तो वो पूरी दुनिया में राज कर रहा है आज की डेट में भी। यही कारण है कि वो ये चाहता है कि जो मजबूत कंट्री, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनको घेरा जाए। और उनको घेरा जाए, वो डायरेक्ट एक्शन तो नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, आज भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक प्रॉक्सी, उन्होंने बांग्लादेश एक प्रॉक्सी। और बांग्लादेश की फॉल्ट लाइन क्या है मैम? क्योंकि वहां पे एक जुनून है जिहाद का, एक जुनून, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला, हम एक जहनियत से लड़ते हैं मैम। ये ऐसी जहनियत है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब एक बात सुनिए, वहां की राष्ट्रपति को अपदस्थ किया गया, प्रधानमंत्री को लास्ट किया, पूरे वहां पे इतने लार्ज स्केल पे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया गया। उसका क्या मतलब था? आपको अपनी डिस्पेंसन से प्रॉब्लम है, आप उसके खिलाफ उठाइए, हथियार उठाइए, जो कि वहां के लोग निपटेंगे, वहां की सरकार निपटेगी आपसे। लेकिन जो वहां के लोग थे, निहत्थे लोग, शांति प्रिय लोग, जो अपने काम से काम रखते थे, जो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, उनको आपने मारा, उनके परिवार को बचा, उनकी बच्चों के साथ आपने अत्याचार किया।
तो ये एक्चुअली फॉल्ट लाइंस डीप स्टेट कराता है। और एक चीज जी। और बताऊं मैम, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और इंडिया वाला हाफ फ्रंट भी हो, इन सब की जो है ना, जो टैक्टिक्स चेंज इन टैक्टिक्स जी। है, ये सारा डीप स्टेट से आता जी है। ये बिल्कुल लोकल बिल्कुल। नहीं है आप मैम। ही के सवाल का 30 सेकंड्स में, वक्त की थोड़ी कमी है संजीव जी, मैं ज्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगी, लेकिन 30 सेकंड्स में मैं चाहूंगी इस बात पे, इतिहास की गलती की वजह से आज कुछ चीजें हैं जो हम भुगतने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह से घेरा जा रहा है। चिकन नेक का जिक्र किया है मलिक सर ने। देखिए, इतिहास में कई गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन अब उन गलतियों को दूर करने का जो कार्य है वो आज की सरकार, आज का ये जो नया भारत है वो कर रहा है। चाहे वो धारा 370 और 35A को हटाने की बात हो या अन्य जो कदम है, जाहिर है कि जो शेष जो अन्य जो विषय हैं वो भी भारत सरकार की आज के नए भारत के कंसिडरेशंस में है। भारत के ऊपर मैं स्पष्ट रूप से आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत के ऊपर, भारत की टेरिटरी पर किसी भी फ्रंट से कहीं से भी अगर कोई साजिश रचने की कोशिश की गई तो ये जो भारत है उसका जवाब देना जानता है। और कट्टरपंथियों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो किस भारत से डील करें, ये पुराना वाला भारत नहीं है। इसलिए बेहतर ही होगा कि इशूज पर ध्यान दें और इलेक्शंस पर ध्यान दें और भारत के ऊपर कोई खतरा पैदा करने की कोशिश न करें, उनके अपने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट पर और एक खबर पर जो है आप लोगों ने अपने अपने पक्षों को यहाँ पर रखा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाई है।